बताइए कि नेपोलियन से लोग दुश्मनी क्यों करने लगते हैं, इसका कारण क्या है, तो ध्यान रखिएगा। बहुत सारे देशों को जीता था नेपोलियन ने, लेकिन जीते हुए इलाकों पर स्थानीय लोगों को फ्रांसीसी क्रांति के प्रति मिली जुली प्रतिक्रिया थी और शुरुआती में अनेक स्थानों पर हॉलैंड, जिन्होंने वो जीता हुआ जो क्षेत्र जो था उसमें से एक हॉलैंड था और क्या था, स्विट्जरलैंड था। इस तरह से बहुत सारे देश को उन्होंने जीता था, है कि नहीं। और जीतने का मेन कारण क्या था कि वहाँ का पब्लिक इसको चाह रही थी कि नेपोलियन आए, हम लोगों को आजाद कराए, राजशाही से आजाद कराए, राजशाही तंत्र। तो उन्होंने हॉलैंड और स्विट्जरलैंड में जो लोग जो थे ना, क्या कर रहे थे कि नेपोलियन से लोग मतलब दुश्मनी के भावना, लोगों को लगने लगा कि नेपोलियन अब बहुत ही गलत आदमी है। और इस प्रकार से गलत कैसे उसको माना लोगों ने, क्योंकि देखिए साथ साथ कई शहरों में भी जैसे बर्सेल्स, मेंज, मिलान और वार्सा, ये सब फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरफ स्वागत किया था। यानी कि जिस समय फ्रांसीसी क्रांतिकारी लोग वहाँ पर पहुंचे थे सैनिक, उस समय लोगों को जब आज़ाद कराया था, राजा से आज़ादी दिलाया था, राजा को हटा करके वहाँ पर अपना देश, अपना राजतंत्र बनाया था, सॉरी अपना जो प्रजातांत्रिक देश बनाया था, तो लोगों को लगा था कि नेपोलियन बहुत अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने राजा का जो सिस्टम है उस सिस्टम को सब हटा दिया, लेकिन धीरे धीरे उसको लगने लगा कि ये बहुत गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा था, सुनिए। मगर शुरुआती में यह उत्साही शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। इसका मेन कारण यही था, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, जब नेपोलियन इतना अच्छा काम किया था पूरे यूरोप में, यूरोप के फ्रांस में जब किया था, फिर अगल बगल के देश में जहाँ जीता था वहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम लगाया था, लेकिन फिर भी नेपोलियन से लोग दुश्मनी क्यों कर रहे थे, क्यों किया दुश्मनी। और अंत में जानते हैं नेपोलियन एक युद्ध होता है, उस युद्ध में हार भी जाता है। क्यों हारता है, इसके कारण भी बहुत सारा है। तो इसका मेन कारण क्या था कि उस समय जो नेपोलियन जो था, ये साहब है नेपोलियन जो था, वो क्या कर रहे थे, एक देश से इसका युद्ध चल रहा था और वो देश का नाम है ब्रिटेन। क्या नाम है, ब्रिटेन, जिसको हम लोग इंग्लैंड भी कहते हैं, इंग्लैंड से इसका युद्ध चल रहा था। और इंग्लैंड से जब युद्ध चल रहा था तो उसको पैसे की जरूरत होता है, कहीं भी युद्ध करेगा तो पैसे की जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगा, पैसे की जरूरत पड़ेगा, आदमी की भी जरूरत पड़ेगा ना। तो ये दो चीजों को उन्होंने ज्यादा किया। क्या बोलते हैं कि जिस जगह पर जीता हुआ था, फ्रांस ने बोला कि जितने भी लोग हैं सब सैनिक में आ जाओ, समझे कि नहीं। अब मान लीजिए जिसको सैनिक में आना है वो आ जाएगा, लेकिन जिसको नहीं आना है वो क्या करेगा। जैसे जो बिजनेसमैन है, कुछ बिजनेसमैन था, कुछ किसान था, और ज्यादातर संख्या में यही सब लोग थे। बोला कि जो नहीं आना चाहता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। इसीलिए लोगों को जबरदस्ती सैनिक में भर्ती करने लगा। किसने, नेपोलियन ने। तो लगने लगा कि यदि हम लोगों के साथ तो जबरदस्ती कर रहा है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। और इसी जबरदस्ती के कारण जो सब लोग उससे नाखुश हो गए। और दूसरा चीज, किसानों के प्रति जो है क्या किया, टैक्स भी बढ़ा दिया। ठीक है, क्या कर दिया, टैक्स भी बढ़ा दिया। आप बोले कि सर किसान के प्रति टैक्स तो लेना ही नहीं था। पहले तो बोला कि नहीं कुछ लगेगा, लेकिन जब देखा कि युद्ध में ज्यादा खर्चा हो रहा है तो उस खर्चा को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, तो उन्होंने सोचा कि जो भी किसान लोग हैं वो हमको आप टैक्स देना शुरू कर दो, टैक्स बढ़ा दो। टैक्स को बढ़ा दिया, जबरदस्ती क्या कर दिया, सिपाहियों को जबरदस्ती भर्ती करने लगा, है कि नहीं। जो लड़ना भी नहीं चाहते थे वो क्या कर रहा है, जो लड़ना भी नहीं चाहते थे उसको भी जबरदस्ती उसको सेना में भर्ती कर दिया। और इसके बाद एक और सबसे डेंजर चीज का काम किया था, 3 काम किया था, जैसा बताएंगे। 3 काम क्या था, एक तो उन्होंने कि एक सेंसरशिप लागू कर दिया। क्या कर दिया, सेंसरशिप लागू कर दिया नेपोलियन ने। और सेंसरशिप जब लागू कर दिया तो सेंसरशिप क्या होता है कि जब कोई भी राजा का सेंसरशिप लागू कर देता है ना, तो उस राजा के खिलाफ आप बोल ही नहीं सकते कुछ। यदि आप बोलते हैं तो उसके खिलाफ आपको मतलब कानूनी कार्रवाई होता है। राजा का गलत भी कर रहा है तो उसको भी सही मानना पड़ेगा। यही होता है सेंसरशिप। हमारे देश में भी सेंसरशिप लागू किया था ब्रिटेन में। जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाता था उसको सीधा यहाँ से विदेश में आने के बाहर भेज देता था, अंडमान निकोबार भेज देता था, जंगल में छोड़ देता था। तो इन्होंने इसका मेन जो है बदलने का, दुश्मनी में बदलने का जो 2-3 कारण था। जब लोगों को यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्था जो राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी,
कहने का मतलब जो फ्रांस की जो नेपोलियन जो था वो हम लोगों को फ्री यानी कि स्वतंत्र नहीं कर रहा है, वो हम लोगों को अपना गुलाम बना रहा है। राजा का गुलामी हम पहले कर चुके हैं, समझे कि नहीं? अब नेपोलियन अपना गुलाम बना रहा है, समझे कि नहीं? हम लोग को आजाद नहीं दिलाया। कैसे अपना गुलाम बना रहा है? देखिए यहाँ पर पहला टैक्स को बढ़ा दिया। क्या कर दिया? टैक्स को बढ़ा दिया। याद रखिएगा ये तीन कारण के वजह से जो वहां के लोग नेपोलियन से दुश्मनी मोला था। दूसरा सेंसरशिप लागू कर दिया, सेकंड पॉइंट। और तीसरा जो था आपका फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती। ये तीन कारण था नेपोलियन से दुश्मनी करने का, यही तीन कारण था। आप लोग इसका लिख भी सकते हैं पॉइंट में, तीनों कारण समझे कि पहले पॉइंट ही लिख लीजिए नेपोलियन के बारे में। ऊपर में लिखिए नेपोलियन, इसका क्वेश्चन क्या लिखिएगा? फिर से पढ़ा गया बंद कर दिया, ठीक है ना? लोग बोला कि नहीं नेपोलियन गलत है, ये हुआ है, बहुत सारी चीजें होगा वहां पर। उसके बाद नेपोलियन भी उससे नाखुश हो गया, तरह तरह के जुल्म ढाया गया, लोग भी उससे अब धीरे धीरे कटते गए। इसके बाद इसी में क्या होता है कि बेल्जियम एक जगह है, बेल्जियम आप लोग को बताया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, बताया था फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक छोटा सा देश है बेल्जियम। अच्छा इसे बताइए बेल्जियम पर किसका अधिकार हुआ था? कोई लड़का बेल्जियम पर किसका अधिकार था उस समय? इंग्लैंड का। किसका अधिकार था? इंग्लैंड का। और इसी की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। जब बेल्जियम पर उन्होंने कब्जा किया जर्मनी ने, तो इंग्लैंड वहां पर अपोज किया कि तू बेल्जियम पर नहीं आ सकता है, बेल्जियम पर अगर आया तो समझो हमसे दुश्मनी ले है कि नहीं? इसी समय क्या हुआ था? फ्रांस को छोड़ करके इंग्लैंड पर अटैक किया था। किसने? जर्मनी ने। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बताया था आप लोग। तो बेल्जियम पर किसका अधिकार था? इंग्लैंड का अधिकार था। और वो फ्रांस चाहता था कि बेल्जियम, क्योंकि देखिए ये आपका है जर्मनी, क्या है आपका? जर्मनी। जर्मनी है, इसी के बगल में यहाँ पर है फ्रांस। क्या है यहाँ पर? फ्रांस। आप लोग देखेंगे मैप में, और यहीं पर बगल में छोटा सा है बेल्जियम। क्या है? बेल्जियम। और इंग्लैंड थोड़ा सा दूर में है ना? यहाँ पर आपका इंग्लैंड है, इंग्लैंड थोड़ा सा दूर है। अब दूर में ये है, लेकिन फ्रांस के लिए नजदीक में था। फ्रांस चाहता था कि हम बेल्जियम पर अधिकार कर लें, और ये चाह किसका था? इसका, नेपोलियन का। और यही बेल्जियम में जब उन्होंने आक्रमण किया तो इंग्लैंड वाला आया बचाने के लिए, और इससे सीधा दुश्मनी इंग्लैंड से हो गया उसका, समझे कि नहीं? अब इंग्लैंड से जब दुश्मनी हुआ तब ये सब काम होना शुरू हुआ कि टैक्स बढ़ा दिया, फिर जबरदस्ती सेना में भर्ती करने लगा, सेंसरशिप लगा दिया। इसके बाद नेपोलियन से लोग नाखुश हो गए, और नाखुश होने के बाद इसी बेल्जियम में बहुत भयानक लड़ाई होता है, जिस लड़ाई का नाम होता है वाटरलू। क्या नाम होता है? वाटरलू। और वाटरलू की लड़ाई में देशों हार जाता है कौन? नेपोलियन। किससे हारता है? इंग्लैंड से हारता है। याद रखिएगा, ऐसा आपका बुक में नहीं दिया, फिर भी बता रहे, ठीक है कि आपका बुक में नहीं दिया। हो सकता है कभी पूछ सकता है कि नेपोलियन किस युद्ध में हारा था, तो वाटरलू के युद्ध में हारा था। किससे हारा था? किससे हारा था? इंग्लैंड से हारा था। वाटरलू अगर पूछा जाए भौगोलिक दृष्टि से तो कौन सी जगह पर है, किस स्थान पर है, तो बेल्जियम में, ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब नेपोलियन की कहानी खत्म है। अब हम लोग आगे चलेंगे, दूसरा टॉपिक पर आएंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण। देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद तो फैल गया, जर्मनी में राष्ट्रवाद फैला, अलग अलग क्षेत्रों में राष्ट्रवाद फैला, नेपोलियन भी मर गया, तो क्या राष्ट्रवाद खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ। अरे नेपोलियन मरने से क्या हुआ? नेपोलियन मर गया, लेकिन लोगों को एक मतलब शिक्षा दे दिया, क्या? राष्ट्रवाद का एक पाठ पढ़ा चला गया। अब ये राष्ट्रवाद धीरे धीरे क्या हुआ? नेपोलियन के मरने के बाद अगल बगल इलाकों में फैलने लगा, और धीरे धीरे आज तक बंद नहीं हुआ। अंततः लास्ट में क्या हुआ? पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद पूरी तरह से फैल गया, और राजा साहब को हटाने के भी काम कर दिया। राजा साहब अभी वहां पर नहीं, राजतंत्र को हटा दिया। अब हम लोग जानेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद का कैसे निर्माण हुआ। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप में नक्शे में देखें तो वैसे राष्ट्र राज नहीं थे जो आज मिलेंगे, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। तब तक वो राजशाही डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, जिनके शासकों को स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप में राजतंत्र के अधीन थे, और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी
समान सांस्कृतिक भागीदारी नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जाति समूह में ये सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर हम ऑस्ट्रेलिया अमेरिका को देख सकते हैं। आइए थोड़ा सा जाके हम लोग मैप कहाँ है, मैप नहीं पता कि ऊपर में नीचे में। हाँ देखिए मैप क्या कह रहा है। मैप कह रहा है कि ये जो देश देख रहे हैं आप लोग, ये उस समय का यूरोप है। कब का? 18वीं सदी के मध्य। 18वीं सदी के मध्य का मतलब होता है 1750 के दशक में, यानी कि 1750 के समय ऐसा था यूरोप। कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? आज का यूरोप इस तरह नहीं है। आज का यूरोप अगर देखिएगा ना तो बहुत चेंजिंग है। देखिए फ्रांस आपको नजर आएगा, ये आपका फ्रांस है ना, फ्रांस है। यहाँ पर देखिए ये परसा है, क्या ये परसा। यहाँ पर है बावेरिया है, इसके बगल में क्या है? ऑस्ट्रिया साम्राज्य है, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य कि नहीं। इसके बाद यहीं पर छोटा सा देश है स्विट्जरलैंड, और ये आपका इंग्लैंड है, यही आपका इंग्लैंड है जिसको यहाँ से अंग्रेज आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर नीदरलैंड है, यही नीदरलैंड को अभी कह दिया बेल्जियम। पहले उसका नाम था नीदरलैंड, अभी क्या हो गया? बेल्जियम। यही है बेल्जियम। अब बताइए कि यहाँ यह है का डेनमार्क, ठीक है। ये ग्रेट ब्रिटेन का ये एरिया है, इसको हबोर कहते हैं। अब बताइए एक चीज, इसमें जर्मनी नहीं मिला। अब बोलेगा सर जर्मनी कहाँ गया? तो जर्मनी उस समय देश नहीं बना था। जर्मनी देश उस समय बना ही नहीं था, ठीक है। जर्मनी देश नहीं बना था, लेकिन जर्मनी देश कब बना? जब जर्मनी में तांडव होता है, 19वीं सदी में 20वीं सदी में जर्मनी देश बनता है। कहने का मतलब यहाँ पर अभी आपको जर्मनी नजर नहीं आ रहा, आपको फ्रांस मोटा मोटी दिख रहा है, ऑस्ट्रिया दिख रहा है। इसी की वजह से ना हुआ था लड़ाई, लेकिन जर्मनी इसी के बगल में है कि नहीं दिख रहा है। कहने का मतलब कि पुराने जमाने में वही क्वेश्चन में आपको कह रहा था कि पहले का जो यूरोप था वो और अभी का जो यूरोप था वो बहुत अंतर है। क्या अंतर है? कि पहले जमाने में बहुत सारा आपको देश नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये लघु राज्य है, दोनों सिसिली का राजतंत्र है, और क्या है? सर्डिनिया है। कहने का मतलब यहाँ पर आपको कोई स्पेशल देश दिख रहा है? नहीं दिख रहा, लेकिन अभी इसको कहा जाता है इटली। क्या कहते हैं इसको? इटली। यहीं पर अभी है जर्मनी, ठीक है, जर्मनी। क्या यहाँ पर? लेकिन ये नक्शा में अभी नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये पुराना नक्शा है। किस समय का? जिस समय फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था और पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का फैल रहा था। उस समय क्या हो रहा था? छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। ये छोटा छोटा टुकड़ा मिल करके एक हो गया और एक अलग अलग राष्ट्र बन गया। तो जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था उस समय इसको देश नहीं कहा जा सकता था। कहने का मतलब उसको राष्ट्र नहीं कहा जा सकता था। इसको क्या कहते थे? राष्ट्र राज्य कहते थे। क्या कहते थे? राष्ट्र राज्य कहते थे। राष्ट्र राज्य का मतलब क्या बताया कि अभी वो राष्ट्र राज्य बना नहीं था, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। राष्ट्र राज्य कब बनेगा? जब ये एक बढ़िया सा देश बन जाएगा जिसकी बॉर्डर ना घटेगी ना बढ़ेगी, बॉर्डर जिसका फिक्स हो जाएगा। समझे कि नहीं? इस प्रकार से जो है अभी ये राष्ट्र राज्य नहीं बना था। इस समय ये छोटे छोटे कबीलों में टूटा हुआ था। कहीं पर इंग्लैंड का, कहीं पर दबदबा था। देखो ना यहाँ पर लिखा हुआ ग्रेट ब्रिटेन। कहने का मतलब यहाँ पर इंग्लैंड का दबदबा है। इंग्लैंड इसको कब्जा करके रखा है, ये भी इंग्लैंड कब्जा करके रखा है। तो इसी के बीच में लड़ाई हुआ था और यहीं पर नीदरलैंड में बेल्जियम कहते हैं और यहीं पर वाटरलू की लड़ाई हुई थी। अब देखिए होता क्या है कि इन सभी छोटे छोटे टुकड़ों में जो बंटने के कारण फ्रांस यूरोप में क्या था कि यूरोप में एक स्पेशल देश नहीं बन पा रहा था। आज हम लोग इटली देखते हैं, जर्मनी देखते हैं, उस समय ये सब चीज नहीं था। वही सब लिखा हुआ ना कि उस समय ये राष्ट्र राज्य नहीं मिले थे। आज जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि आज जर्मनी देखते हैं, इटली देखते हैं और स्विट्जरलैंड देखते हैं, उस समय यह राजशाहियों और डचियों और कैंटोनों में बटे हुए थे। कहने का मतलब छोटे छोटे क्षेत्र में बटा हुआ था, इस देश में नहीं बना था। ठीक है, जिसके शासकों का स्वायत्तता था, यानी उसका शासक उस पर शासन करते थे और पूर्वी और मध्य यूरोप में निरंकुश राजाओं के अधीन थे, यानी कि राजा महाराजा लोग का उसमें शासन था, उसमें देश नहीं बना था, राष्ट्र राज्य नहीं बना था। ठीक है, इसमें एप्लेस, ट्रेडॉन, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और इन इलाकों में साथ साथ बोहेमिया और शामिल था, जहां पर कुलीन वर्ग और जर्मन भाषा के बोलने वाले लोग थे। हब्सबर्ग का साम्राज्य, लॉम्बार्डी और बेल्जियम में इतालवी भाषा बोली जाती थी और इसमें
हंगरी के आधे लोगों में मयार भाषा बोली जाती थी। थोड़ा सा यहाँ पर नोट करने का चीज थोड़ा सा नजर आ रहा है, उसको भी थोड़ा नोट कर लिए। क्या है, आपको पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सी जगह पर कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। तो एक याद रखिएगा, एल्प्स, टिरोल और सूडेन।